देखिए, यह जो है भारत का भूगोल में लेक्चर नंबर 4 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन करा है। ठीक है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार का सबसे नज़दीक देश कौन सा है? तो कौन सा बोलेंगे? म्यांमार है। अंडमान निकोबार का सबसे नज़दीक देश म्यांमार पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये है भारत, ये है भारत। ओके, भारत में ये जो है, ये नीचे में तमिलनाडु पड़ता है, फिर ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। ये क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, ये उड़ीसा है। ठीक है, अब यहाँ इस राज्य में जो द्वीप हैं वो द्वीप के बारे में जानेंगे। जैसे कि उड़ीसा, ऊपर से लेते हैं, उड़ीसा में कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पे अब्दुल कलाम द्वीप है। और अब्दुल कलाम द्वीप का पूर्व नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जो है अब्दुल कलाम द्वीप का पूर्व नाम था। वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ओके, और अब्दुल कलाम द्वीप जो है उड़ीसा के चांदीपुर में है। और यहाँ से जो है क्या किए जाते हैं? तो यहाँ से भारत का मिसाइल प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है, तो जितनी मिसाइल छोड़े जाते हैं, कहाँ से छोड़े जाते हैं? तो उड़ीसा के चांदीपुर से छोड़े जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। अब देखिए, आंध्र प्रदेश यहाँ पड़ता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ से जो है भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। मतलब कि श्रीहरिकोटा द्वीप से उपग्रह छोड़े जाते हैं और उड़ीसा के चांदीपुर अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल छोड़े जाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, श्रीहरिकोटा द्वीप पे कौन सा केंद्र है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो पुलिकट झील के पास स्थित है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अगर पूछेगा किस द्वीप पे है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पे है। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस झील के पास स्थित है? तो पुलिकट झील के पास स्थित है। द्वीप बोलेगा तो श्रीहरिकोटा, और झील बोलेगा तो पुलिकट झील के पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, तमिलनाडु के नीचे जो है यहाँ पड़ता है श्रीलंका। ठीक है, सटा हुआ देश जो है समुद्री सीमा से, वो श्रीलंका है। तो श्रीलंका में कौन सा द्वीप है? तो यहाँ पम्बन द्वीप है। श्रीलंका में कौन सा द्वीप है? पम्बन द्वीप है। और ध्यान से समझिएगा, पम्बन द्वीप स्थित कहाँ पर है? तो रामेश्वरम में स्थित है। कहाँ पर है? रामेश्वरम में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन पम्बन द्वीप पूछ लिया कि किन देशों के बीच स्थित है, तो क्या बोलेंगे? श्रीलंका प्लस भारत के बीच स्थित है पम्बन द्वीप। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, और पम्बन द्वीप जो है किसका भाग है? तो क्या बोलेंगे? आदम ब्रिज और राम सेतु का भाग है। आदम ब्रिज और राम सेतु का भाग है। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। ओके, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। आप समझिएगा ध्यान से। देखिए, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप जो है ये कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। जैसे कि ये जो है भारत है, मतलब ये क्या है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है। तो भारत के पूर्व साइड कौन सा खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम साइड कौन सी खाड़ी है? क्या है? तो अरब सागर है। पश्चिम साइड अरब सागर था। ठीक है, ये सब हम कल के वीडियो में पढ़ा चुके थे। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर यह है? तो बंगाल की खाड़ी में, जो कि पूरब में है। और न्यू मूर द्वीप जो है इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच स्थित है। इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो क्या बोलेंगे? न्यू मूर द्वीप स्थित है। ठीक है, अब देखिए, कच्चा तीबू, कच्चा तीबू द्वीप कहाँ पर यह है? किस देश में है? तो श्रीलंका में है। कच्चा तीबू द्वीप कहाँ पे है? तो श्रीलंका में है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, जो भारत के असम राज्य में स्थित है। नदी पूछेगा तो माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, एक द्वीप है। कोई दिक्कत नहीं है। और माजुली द्वीप जो है ये असम का 33वां जिला है। असम का 33वां जिला कौन सा है? माजुली द्वीप है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, प्रमुख दर्रे। आगे क्या पढ़ने वाले हैं? प्रमुख दर्रे पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये भारत का नक्शा है, इस तरह से है। ओके, तो जम्मू कश्मीर आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ लद्दाख आ जाएंगे, यहाँ हिमाचल प्रदेश आ जाएंगे, यहाँ यूके मतलब क्या आ जाएंगे? उत्तराखंड आ जाएंगे, यहाँ नेपाल आएंगे, यहाँ सिक्किम आएंगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आएंगे, एपी आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या बोले? जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से सीक्वेंस है। तो धीरे धीरे समझते हैं कि यहाँ पे जो है कौन से दर्रे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे हैं, तो जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे हैं, तो जम्मू कश्मीर बनिहाल दर्रे हैं, जो कि जवाहर सुरंग इस दर्रे से होके गुजरती है। तो बनिहाल दर्रे से होके कौन सी सुरंग गुजरती है, तो जवाहर सुरंग होके गुजरती है। ओके, और बनिहाल दर्रा जो है ये जोड़ती किसको किसको है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले जो दर्रे हैं वो दर्रे का क्या नाम है, बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, बनिहाल दर्रे से होके कौन सा NH गुजरता है, तो क्या बोलेंगे, NH44। NH44 जो है बनिहाल दर्रे से होके गुजरता है। और NH44 का जो पहले नाम था, पूर्व नाम क्या था, तो NH1A था, NH1A था। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। अब देखिए, दूसरा जो जम्मू कश्मीर में दर्रा है वह है पीरपंजाल दर्रा। कौन है, पीरपंजाल दर्रा है। और यहाँ पे जो है सेबों की घाटी है। तो सेबों की घाटी किस दर्रे में है, तो क्या बोलेंगे, पीरपंजाल दर्रे में। ओके, अब पीरपंजाल दर्रे से कौन सी सुरंग होके गुजरती है, तो चेनारी नासरी सुरंग होके गुजरती है। और चेनारी नासरी सुरंग का वर्तमान नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टर्मिनल। चेनारी नासरी सुरंग का वर्तमान नाम है। और यह किस दर्रे में है, तो पीरपंजाल दर्रे में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर यह है, जम्मू कश्मीर में ही है। और जम्मू कश्मीर में जो ये दर्रा है बुर्जिल दर्रा, यह जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है, बुर्जिल दर्रा। ओके, अब देखते हैं लद्दाख में। अब समझिएगा, ये जम्मू कश्मीर था, ये लद्दाख था, ठीक है। तो लद्दाख देखते हैं हम लोग। लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख में जो है कराकोरम दर्रा है जो सबसे ऊंचा है। और ये कितना ऊंचा है, तो 5540 मीटर ऊंचा है, जो कि कराकोरम दर्रा की ऊंचाई है। और ये कहाँ पर यह है, तो लद्दाख में। कोई दिक्कत नहीं है। कराकोरम दर्रा जो है लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कराकोरम दर्रा किससे जोड़ता है, तो लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख में जो है एक और दर्रा है, वो है यह है कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर यह है, तो यह लद्दाख में है। और जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले दर्रा का क्या नाम है, तो जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा में जो है किस नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम जो है जोजिला दर्रा से ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं लद्दाख में एक और दर्रा है, मतलब बहुत सारे दर्रे हैं जो उतना फेमस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दर्रा याद रखना है। तो कौन कौन है, लानकला, पहला दर्रा का नाम याद रखिए, लानकला, चांगला, थांगला, चरदुंगला, देवसांग, अप्पील। ठीक है, लद्दाख में कौन कौन दर्रा है, नानकला, चांगला, थांगला, चरदुंगला, देवसांग, अप्पील, ये सब लद्दाख के दर्रे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं वो देखते हैं। देखिएगा, जम्मू कश्मीर देखे, लद्दाख देखिए, अभी हिमाचल प्रदेश देखने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं वो समझिएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है बारालाचा दर्रा है, ठीक है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और बारालाचा दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश के एक जिला है मंडी, ये मंडी से लेह को जोड़ता है। मंडी से लेह को जोड़ता है कौन सा दर्रा, तो बारालाचा दर्रा। ओके, अब देखिए बारालाचा दर्रा में किस नदी का उद्गम है, तो चिनाव नदी का उद्गम है। बारालाचा दर्रा से किस नदी का उद्गम है, तो वह चिनाव नदी का उद्गम है होता है। कोई दिक्कत नहीं है। सिपकिला दर्रा है कहाँ है, तो ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अब समझिएगा, सिपकिला दर्रा से किस नदी का उद्गम होता है, तो सतलज नदी का उद्गम होता है, जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है, सिपकिला दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे सतलज नदी का उद्गम होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है, जो कि मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ओके, अब देखिएगा, लाहुल घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ने वाले जो दर्रे हैं वो कौन से दर्रा है, तो रोहतांग दर्रा है। तो लाहुल घाटी को कुल्लू घाटी से जोड़ने वाला दर्रा क्या नाम है, रोहतांग दर्रा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ओके, रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग गुजरती है। रोहतांग दर्रे से अटल सुरंग गुजरती है और इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर है। 9.902 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी, तो अटल सुरंग की लंबाई। रोहतांग दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है, तो रावी नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो क्या क्या देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड देखेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन दर्रे हैं, तो याद रखिएगा, किंगली, विंगली, सिंगला,
किंगली विंगली सिंगला, किंगली विंगली सिंगला मूलिंग, किंगली विंगली सिंगला मूलिंग, लिपुलेख माना नीति नोमा। क्या क्या बोले? किंगली विंगली सिंगला मूलिंग, लिपुलेख माना नीति नोमा। ये सब जो है उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा माना दर्रा, माना दर्रा का अन्य नाम क्या है? डुंगरीला। माना दर्रा का अन्य नाम क्या है? डुंगरीला। ठीक है। अब माना दर्रा जो है ये कुमायूं हिमालय से निकलती है, कुमायूं हिमालय पे स्थित है माना दर्रा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, भारत से कैलाश पर्वत अगर जाना है तो आपको माना दर्रा होके जाना पड़ेगा। तो भारत से कैलाश पर्वत जाने का रास्ता माना दर्रा से होके जाता है। ओके, माना दर्रा। अब देखिएगा लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड में ही है। ये कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में ही है, यूके। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है और लिपुलेख दर्रा से जो है भारत, नेपाल और चीन का रास्ता यहीं से होके जाता है। क्या क्या बोले? भारत, नेपाल, चीन का रास्ता किस दर्रे से होके जाता है? लिपुलेख दर्रा से होके जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे सिक्किम, सिक्किम के प्रमुख दर्रे देखते हैं। देखिए क्या क्या देखे? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, अब फिर बीच में पड़ता है नेपाल, तो नेपाल नहीं देखेंगे, अभी सिक्किम देखेंगे। सिक्किम को समझिएगा, सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, जो कि काफ़ी फेमस है। सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा को जो है 1962 में बंद कर दिया गया था, 1962 में बंद कर दिया गया था, जो कि भारत प्लस चीन के बीच रेशम मार्ग का रास्ता था। जब 1962 में युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच, इसको जो है नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था 1962 में। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। उसके बाद जो है नाथुला दर्रा को पुनः कब चालू किया गया था? 2006 में इसको चालू कर दिया गया था। ओके, अब देखिएगा नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा जो है गंगटोक प्लस लहासा को जोड़ता है। मतलब नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? गंगटोक प्लस लहासा को जोड़ता है। और गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। तो गंगटोक को लहासा से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? नाथुला दर्रा, कोई दिक्कत नहीं है। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। ओके, कहाँ पर है? सिक्किम में है। और जलेपला दर्रा का जो निर्माण हुआ है किस नदी से हुआ है? तो तिस्ता नदी से हुआ है। किस नदी से हुआ है? तिस्ता नदी से हुआ है। ओके, जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? तिस्ता नदी से हुआ है। ओके, जो कि सिक्किम में है। चुंबी घाटी जाने का रास्ता किस दर्रे से होके जाता है? तो क्या बोलेंगे? जलेपला दर्रा से होके जाता है। चुंबी घाटी जाने का रास्ता जलेपला दर्रा होके जाता है। ओके, अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। तो क्या क्या देखे हम? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ नेपाल पड़ता है, फिर सिक्किम देख लिए। अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है? तो लिखापानी, सेला, बुमला, यंगयाप। ठीक है, कौन कौन दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में? लिखापानी, सेला, बुमला, यंगयाप, ये सब अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, यंगयाप दर्रा देखते हैं। यंगयाप दर्रा का जो निर्माण हुआ है ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। यंगयाप दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इस दर्रे का निर्माण किस नदी से हुआ है? तो क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। ओके, दीपू समझते हैं। दीपू और पांगसाओ, दीपू और पांगसाओ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ही है और ये जो है इंडिया प्लस म्यांमार की सीमा बनाता है। इंडिया प्लस म्यांमार की सीमा बनाने वाला दर्रे का क्या नाम है? तो दीपू और पांगसाओ, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ओके, अब देखते हैं बोमडिला दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और यह जो है तवांग घाटी प्लस तिब्बत को जोड़ता है। तवांग घाटी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है? बोमडिला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर यह है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखते हैं मणिपुर के कुछ दर्रे। तो तुजू दर्रा कहाँ पर यह है? मणिपुर में है। तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर। ओके, राजस्थान में कौन कौन दर्रे हैं जो कि अरावली पर्वत के पास स्थित है? तो पिपली घाट, गोरन घाट, पिपली घाट, गोरन घाट, पिपली घाट, गोरन घाट, कहाँ पर यह है? राजस्थान में है। पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में कौन से दर्रे हैं? तो खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ पर यह है? तो पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा कहाँ पर यह है? तो पाकिस्तान में है। जो कि आर्य लोग जो आए थे, ये खैबर दर्रा से होते हुए आए थे। और खैबर दर्रा जो है, अगर सीमा पे पूछेगा कि किस देशों के बीच सीमा पे स्थित है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा पे जो है खैबर दर्रा है और यहीं से जो है आर्य लोग भारत में प्रवेश किए थे। यही देखिए, हम भारत का भूगोल देख रहे थे। ये भारत का भूगोल में लेक्चर नंबर 5 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 3 तक या 4 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। और शुरू से अगर आप देखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल ही एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाए हैं। जितने लोगों को लूसेंट समझ में नहीं आता है वो एक बार यहाँ आके पढ़िए, उसके बाद आप अपना रिव्यू दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको लूसेंट अब समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, ठीक है, यह जो है लेक्चर नंबर 5 है। ओके, समझिएगा। देखिए,
हम देख रहे थे दर्रा के बारे में, ठीक है। तो समझिएगा मध्य प्रदेश में जो दर्रे हैं वह कौन कौन दर्रे हैं, तो वह है असीरगढ़ और बुरहानपुर। असीरगढ़ और बुरहानपुर के जो दर्रे हैं वो मध्य प्रदेश में है। ओके देन अब समझिएगा पाकिस्तान में कौन सा दर्रा था, तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा था। कौन सा दर्रा था, खैबर दर्रा था। और खैबर दर्रा से होते हुए जो है आर्य लोग भारत में प्रवेश किए थे। और खैबर दर्रा किस देश के बॉर्डर पे है, तो आप क्या बोलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। और खैबर दर्रा होते हुए आर्य लोग भारत में भी प्रवेश किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अब हम देखते हैं थाल घाट, भोर घाट, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए ये देखिए ये जो है ना ये क्या है, मुंबई है। तो मुंबई और नासिक, यहाँ मुंबई यहाँ नासिक है। तो मुंबई और नासिक के बीच कौन सा घाट, तो थाल घाट। मुंबई और नासिक के बीच कौन सा घाट, तो थाल घाट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो मुंबई नासिक के बीच पूछेगा तो थाल घाट। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 580 मीटर। मुंबई और नासिक के बीच थाल घाट, इसकी ऊंचाई कितनी है, 580 मीटर है। ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन मुंबई और नासिक के बीच कौन सी एनएच गुजरती है, तो एनएच 3 गुजरती है जो कि थाल घाट से होते हुए जाती है। ओके तो थाल घाट से कौन सी एनएच, एनएच 3। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ है मुंबई, यह है पुणे। तो मुंबई और पुणे के बीच कौन सा घाट, मुंबई और पुणे के बीच, तो भोर घाट। मुंबई और पुणे के बीच भोर घाट। अब मुंबई और पुणे के बीच कौन सी एनएच गुजरती है, तो एनएच 4 गुजरती है। मतलब भोर घाट से एनएच 4 गुजरती है, कोई दिक्कत नहीं है। और भोर घाट की अगर ऊंचाई पूछ लिया आपसे, तो भोर घाट की जो ऊंचाई है 520 मीटर है। 520 मीटर ऊंचा है ये भोर घाट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, नीचे में पड़ता है दक्षिण राज्य। दक्षिण राज्य में कौन कौन आ जाएंगे, तो तमिलनाडु, केरल, ये सब दक्षिणी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, तो दक्षिण में ये पड़ता है, यहाँ पे केरल में एक जगह पड़ता है कोचिंग। केरल में एक जगह क्या है, कोचिंग। तो यहाँ कोचिंग है, तो कोचिंग और यहाँ पड़ता है कोयम्बटूर। तो कोचिंग पड़ता है केरल में और कोयम्बटूर पड़ता है तमिलनाडु में। तो कोचिन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा घाट, तो क्या बोलेंगे, पाल घाट। कोचिन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा घाट, तो पाल घाट। ओके कोचिन केरल में पड़ता है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो कोचिन और कोयम्बटूर के बीच कौन सा घाट, पाल घाट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब पाल घाट की अगर ऊंचाई पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे, 530 मीटर ये ऊंचा है। कौन सा, पाल घाट। पाल घाट की ऊंचाई 530 मीटर ये ऊंचा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा पाल घाट जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। पाल घाट किसका मिलन बिंदु है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। कौन सा घाट, पाल घाट। ओके जोड़ती किसको है, तो कोचिन और कोयम्बटूर को, कोई दिक्कत नहीं है। एक दक्षिण में केरल में एक और जगह पड़ता है त्रिवेंद्रम। केरल में एक और जगह पड़ता है त्रिवेंद्रम। तो त्रिवेंद्रम और मदुरई पड़ता है तमिलनाडु में और त्रिवेंद्रम पड़ता है केरल में। तो त्रिवेंद्रम और मदुरई को मिलाने वाली जो ये है तो क्या बोलेंगे, सेनकोटा। क्या बोलते हैं, सेनकोटा। ठीक है, त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच कौन सी घाट, तो सेनकोटा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 500 मतलब 280 मीटर। 280 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच कौन सा घाट बोलेंगे, तो सेनकोटा दर्रा बोल सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए अब हम देखने वाले हैं प्रमुख घाटी के बारे में। तो भारत के प्रमुख जो घाटी है वो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा घाटी किसे बोलते हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। घाटी हम उसे बोलेंगे जब दो पर्वत के बीच एक स्थान जगह होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, दो पर्वत के बीच वाले स्थान को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो यही हम चीज़ लिखे हैं, दो पर्वत के बीच के स्थान को घाटी बोलते हैं। ये उठा हुआ पर्वत है, ये भी उठा हुआ पर्वत है, अब बीच वाला क्या है, घाटी है। तो दो पर्वत के बीच वाले स्थान को घाटी बोलते हैं। अब समझिएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है ये जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ पर यह है, जम्मू कश्मीर में। ओके आप समझिएगा कश्मीर घाटी जो है ये ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ है, तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट मतलब क्या हो गया, महान हो गया। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी, तो कश्मीर घाटी। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा कश्मीर घाटी में जो है झेलम नदी बहती है। कश्मीर घाटी में कौन सी नदी बहती है, झेलम नदी बहती है और कश्मीर घाटी कश्मीर में है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा
लद्दाख जो है, लद्दाख में कौन कौन सी घाटी है वो समझिएगा। लद्दाख में सियोक है, पूगा है, मरखा है, नुब्रा है, मुरू है, गलवान है। ओके, क्या क्या बोले? सियोक घाटी, पूगा घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, मुरू घाटी, गलवान घाटी, ये सब सारा का सारा घाटी जो है यह लद्दाख में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा नागालैंड, नागालैंड में कौन कौन सी घाटी है तो समझिएगा। जुकू घाटी, जुकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में है। ओके, अब पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है समझिएगा। नेवांग घाटी, नेवांग घाटी कहाँ पर यह है? पश्चिम बंगाल में है। नेवांग घाटी पश्चिम बंगाल, जुकू घाटी नागालैंड। फिर से बोल देते हैं, नागालैंड में कौन सी घाटी है? जुकू घाटी है। पश्चिम बंगाल में कौन सी घाटी है? नेवांग घाटी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी है तो आंध्र प्रदेश में जो है अरकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी है तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी घाटी है, आपको याद रखना है। कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी। ओके, क्या क्या बोले? कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, ठीक है, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, ये सब जो है ये हिमाचल प्रदेश की घाटी है। क्या क्या बोले? कुल्लू घाटी, पार्वती घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश की घाटी है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे, चंबा घाटी, चंबा घाटी से जो है चंबा घाटी और एक और घाटी है नीचे में, याद रखिएगा, किन्नौर घाटी। चंबा घाटी और क्या है? किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, अब समझिएगा स्पीति घाटी में जो है, जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी में पिन बेली नेशनल पार्क है। तो पिन बेली नेशनल पार्क पूछेगा आपसे कि कहाँ पे है तो क्या बोलेंगे? तो आपको बताना है स्पीति घाटी में पिनबेली घाटी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीति घाटी में क्या है? पिनबेली नेशनल पार्क है, पिनबेली नेशनल पार्क है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा आगे, किन्नौर जो घाटी है, किन्नौर घाटी, यह जो है मणिकर्णिका शहर के लिए फेमस है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि किन्नौर घाटी में कौन सा शहर है तो क्या बोलेंगे? मणिकर्णिका शहर है। अब मणिकर्णिका शहर इसलिए फेमस हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से गर्म झरने के लिए फेमस हो जाते हैं। गर्म झरने जो है मणिकर्णिका शहर में ही स्थित है, यहीं से झरना निकलती है। ओके, तो गर्म झरने के लिए कौन से फेमस है तो मणिकर्णिका शहर फेमस है, जो कि किन्नौर घाटी में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा सिक्किम में, सिक्किम में समझिएगा कि सिक्किम में कौन सी घाटी है तो याद रखिएगा सिक्किम में जो है ये यूपियांग घाटी है। सिक्किम में यूपियांग घाटी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्किम में चुम्बी घाटी है, सिक्किम में चुम्बी घाटी, यूपियांग घाटी, ये सब चीज़ घाटी है। अब देखिएगा चुम्बी घाटी जो है ये भारत, भूटान, चीन को जोड़ता है। चुम्बी घाटी भारत, भूटान, चीन से जोड़ने वाली जो घाटी है वो क्या है? चुम्बी घाटी है। ओके, ये तीनों देशों की सीमा से मिलती है। कौन सी घाटी? चुम्बी घाटी। ओके, भारत, भूटान, चीन तीनों देशों की सीमा से मिलने वाली घाटी कौन सा है? चुम्बी घाटी, जो कि सिक्किम में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, अब देखते हैं हम लोग उत्तराखंड की घाटी। उत्तराखंड में एक फेमस घाटी है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पर यह है? उत्तराखंड में है। ओके, जो कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में है। गांव पूछेगा तो रैनी गांव, रैनी गांव में है। फूलों की घाटी कौन सी गांव में है? रैनी गांव में है, याद रखिएगा। ओके, आप समझिएगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि रैनी गांव से, यहीं से जो है चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मतलब कि फूलों की घाटी चमोली जिला में है और चमोली जिला के रैनी गांव से, यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था, इसीलिए फूलों की घाटी फेमस हो जाता है। ठीक है, तो समझिएगा, तो रैनी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसकी शुरुआत किसने किया था? इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मेघा पाटेकर कर रहे थे। और इसकी शुरुआत कब हुआ था चिपको आंदोलन का? तो 1973 से इसकी शुरुआत हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिकॉल कर देते हैं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? चमोली गांव, मतलब चमोली जिला रैनी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसका नेतृत्व मेघा पाटेकर कर रहे थे। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। हुआ क्या था, जब वृक्ष कटाव, मतलब वृक्ष जब काटने का आंदोलन चल रहा था ना, वृक्ष जब काटा जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो चिपको आंदोलन में जो है सभी लोग जो है वृक्ष में जाके चिपक जाते थे।
ठीक है, कि नहीं हम वृक्ष नहीं काटने देंगे, नहीं काटने देंगे, वृक्ष जो है ये पर्यावरण का आधार है, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, ये सब के लिए ये सब रोकना चाहते थे। इसीलिए मतलब वृक्ष में जा जाके चिपक जाते थे। इसलिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1973 में। किसके द्वारा? तो मेघा पाटेकर इसके नेतृत्व कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है। दून घाटी, दून घाटी कहाँ पर यह है? तो ये उत्तराखंड में है। दून घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेलान घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो दून घाटी और लेनान घाटी, दून घाटी लेनान घाटी उत्तराखंड, दोनों उत्तराखंड में है। अब समझिएगा लेनान घाटी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। लेलान घाटी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज आपको याद रखना है। ओके, तो घाटी का जो भी चैप्टर था, जो भी क्वेश्चन बन सकता था, वो सारा हम इस वीडियो में बता दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो नया चैप्टर के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप। ओके, समझिएगा ध्यान से। ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ऊपरी साइड जो पड़ता है, उत्तर का जो एरिया है, उत्तर वाले एरिया में पड़ता है पर्वतीय भाग। क्या पड़ता है? पर्वतीय भाग पड़ता है। और बीच वाले एरिया में पड़ता है मैदानी भाग। बीच वाले एरिया में क्या पड़ता है? मैदानी भाग पड़ता है। ओके, और नीचे में पड़ता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र किसे बोलते थे? तो ये तो हम कल के वीडियो में पढ़ा दिए हैं, फिर ये बोल देते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र हम उसे बोलते हैं जो तीनों ओर जल से घिरा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पड़ता है जो समुद्री सीमा से लगते थे राज, उसे बोलते थे हम लोग तटीय राज। तो ये कहाँ क्या पड़ता है? समुद्र के तटीय राज। ओके, तटीय भाग पड़ता है। तब तटीय वाला भाग कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, पर्वतीय भाग कितना है भारत में? तो 10.6%। 10.6% जो ये पर्वतीय भाग है। पहाड़ी इलाका कितना है? पहाड़ी भाग तो 8.5%, मतलब सॉरी 18.5%। 18.5% जो है पहाड़ी क्षेत्र का भाग है। और पर्वतीय भाग कितना है? 10.6% है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैदानी भाग में हम क्या क्या चीज़ का मैदान देखेंगे? तो गंगा क्षेत्र का मैदान देखेंगे, पंजाब वाला एरिया देखेंगे, ठीक है, असम का क्षेत्र का मैदान देखेंगे, मैदानी भाग। ओके, जिसमें कि खादर, बांगर, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये पड़ता है द्वीप। तो छोटे से जो द्वीप पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब द्वीप किसे बोलते थे? तो जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप बोलते थे। ये सब हम कल की वीडियो में बता दिए थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पर्वतीय भाग से। ओके, पर्वतीय भाग में हम किसके बारे में जानेंगे? हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, पर्वतीय भाग में हम किसके बारे में जानेंगे? हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हिमालय एक बलित पर्वत है। हिमालय एक बलित पर्वत है। और बलित पर्वत का अर्थ ये हो गया कि रोज, बलित पर्वत का अर्थ ये एक ही अर्थ हो गया बलित पर्वत का कि इस पे रोज काम चल रहा है, मतलब कि रोज इसका विस्तार हो रहा है, रोज नया। बलित पर्वत कैसा पर्वत है? तो नवीन पर्वत है, मतलब नया नया रोज बन रहा है इसके अंदर, प्रोसेस रोज होते रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो हिमालय एक बलित पर्वत है, एक चीज याद रखिएगा। और हिमालय जो है नेपाल में, हिमालय को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाने जाते हैं? सागर माथा के नाम से जाने जाते हैं। चीन में हिमालय को क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा बोलते हैं। चीन में हिमालय को क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा बोलते हैं। और चोमोलुंगमा को पर्वतों की रानी कहा जाता है। चोमोलुंगमा को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा आगे हिमालय का विस्तार देखते हैं। हिमालय का विस्तार, तो हिमालय का जो विस्तार है नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल चीन की सीमा पे कौन स्थित है? तो हिमालय स्थित है। ओके, लास्ट में जो है हम आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। ठीक है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब हम पढ़ा के चल जाएंगे तो वीडियो हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, उसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए घबराइएगा नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नेपाल चीन की सीमा तक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा हिमालय जो है किस काल की मानी जाती है? हिमालय किस काल की मानी जाती है? तो याद रखिएगा क्रिस्टेशियस काल की जो है हिमालय मानी जाती है। और क्रिस्टेशियस काल जो होते हैं, ठीक है, क्या बोले यहाँ पर? या काल कर लीजिएगा, काल। ठीक है, क्रिस्टेशियस काल। क्रिस्टेशियस काल किसे बोलते हैं? जो 200 मिलियन वर्ष
पहले हो, 200 मिलियन वर्ष पहले ही हिमालय का विस्तार हो चुका था, मतलब हिमालय का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो हिमालय जो है कब का है, तो हिमालय का काल खंड की बात बोलेंगे तो क्रिस्टेशियस काल इसे कहा जाता है। ये 200 मिलियन वर्ष पूर्व के काल को क्रिस्टेशियस काल कहा जाता है, और हिमालय वहीं के काल को, हिमालय वहीं से है, मतलब वही काल से है, हिमालय है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। हिमालय से मतलब हिमालय से जो उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत दिए थे वो कौन कौन से वैज्ञानिक दिए थे वो समझिएगा। जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बोलेंगे तो हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत है वो 2 प्रकार के, प्रमुख रूप से 2 प्रकार को आपको याद रखना है। जैसे कि पहला है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और दूसरा है भूसन्नति सिद्धांत। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमालय का जो सिद्धांत है वो 2 को दिए थे, प्लेट विवर्तनिक और भूसन्नति। प्लेट विवर्तनिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं, और भूसन्नति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोसाइक्लिन, जियोसाइक्लिन। भूसन्नति को इंग्लिश में जियोसाइक्लिन और प्लेट विवर्तनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिएगा, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत कौन दिए थे, तो हैरी हैश दिए थे, हैरी हैश दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लेट विवर्तनीय को एक्सप्लेन कौन किया था, समझाया कौन था, बताया कौन था इसके बारे में, तो मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक थे, वही इसके बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा। भूसन्नति सिद्धांत कौन दिए थे, तो कोबर वैज्ञानिक दिए थे। भूसन्नति सिद्धांत कोबर वैज्ञानिक दिए थे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जियोसाइक्लिन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब समझिएगा ध्यान से, हिमालय के विस्तार के बारे में बोलेंगे तो हिमालय का जो विस्तार है ये पश्चिम में अगर बोलेंगे तो पश्चिम में नंगा पर्वत है, और पूरब में बोलेंगे तो नापचा बर्मा पर्वत है। नंगा पर्वत के बारे में बोलेंगे तो कश्मीर वाले क्षेत्र वाले एरिया में होते हैं, पाकिस्तान में चले जाते हैं, लगभग पाकिस्तान वाला एरिया बोल सकते हैं आप। ठीक है, और नामचा बर्मा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो है नंगा पर्वत देख लीजिएगा, वैसे पाकिस्तान के अधिकृत राज्य या फिर जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक, जम्मू कश्मीर के जो है, जम्मू एंड कश्मीर के जो है प्रशासनिक वाले जो राज्य है उसके अंतर्गत हिमालय मतलब नंगा पर्वत आ जाते हैं, मतलब पाकिस्तान के साइड सट जाते हैं नंगा पर्वत, वो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक थोड़ा ये विस्तार, देखिए इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं नंगा पर्वत के बारे में, क्यों, ये थोड़ा विवादित बात हो जाता है। अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान अगर बोल देंगे तो कुछ लोग कमेंट में आके मुझे बोलने लगेंगे कि पाकिस्तान में नहीं है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लाहौर में है, लद्दाख में है, वगैरह वगैरह कुछ से कुछ बोलते रहेंगे। इसलिए इसके बारे में आप लोग कमेंट करके अच्छे से विस्तार से बोल दीजिएगा, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। पूरब में क्या पड़ता है, तो नामचा बर्मा पर्वत पड़ता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हिमालय का विस्तार के बारे में बोलेंगे तो हिमालय का जो विस्तार है ये पश्चिम से लेके पूरब तक जो है हिमालय का विस्तार है। ठीक है, मतलब नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा, नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा तक ये हिमालय का विस्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। नंगा पर्वत अगर डिग्री के में पूछ लिया कि कितना डिग्री के बीच स्थित है नंगा पर्वत, तो 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री, 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री, 35 डिग्री से लेकर 36 डिग्री के बीच जो है नंगा पर्वत का विस्तार है, कोई दिक्कत नहीं है। और नामचा बर्मा पर्वत का अगर पूछ लिया तो 29 से 30 डिग्री के बीच स्थित है नामचा बर्मा पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा, अब हम क्या जानेंगे, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ध्यान से समझिएगा। ओके, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ये जो है कोबर नाम के जो वैज्ञानिक थे जो भूसन्नति सिद्धांत दिए थे, ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। ओके, यहाँ फोकस करिएगा, कोबर कहाँ के थे, जर्मनी के थे, और ये भूसन्नति सिद्धांत दिए थे। तो इन्होंने क्या बोला था पता है, इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भूसन्नति को पर्वतों का पालना किस वैज्ञानिक ने बोला था, तो क्या बोलेंगे, तो कोबर नाम के वैज्ञानिक थे, वही बोले थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके आगे का जो क्लास है वो हम कल के वाले वीडियो में, कल वाले में जानेंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।